देखो बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आप थोड़ा सा लेसन 4 में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के मेथड, और फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है कि यूज़फुल है, ये सब बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है, इसमें जो भी बताया गया है तो वो मैं बिना रीड किए आपको बता देती हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड पर, तो वो थोड़ी देर तो रोल होती है, उसके बाद वो अपने आप जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से अगर आप साइकिल चला रहे हैं, तो जब आप राइड करते हैं बाइसिकल पर, तो आप पेडलिंग जब करते हैं, पेडल मारते हैं जब साइकिल में, तो साइकिल जो है वो आगे बढ़ती है। थोड़ी देर के बाद जो है साइकिल अपने आप रुक जाती है अगर आप पेडल मारना बंद कर दें तो। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि साइकिल अपने आप रुक गई अगर हमने अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाया पेडल मारकर, बॉल जो है वो अपने आप रुक गई, तो इसका मतलब कोई इन बॉडीज़ की मोशन को रोक रहा है ना, इनको ग्राउंड पर चलने से रोक रहा है, चाहे वो बॉल हो चाहे वो बाइसिकल हो, इनको ग्राउंड पर आगे मूव करने से कौन रोक रहा है, इनको फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। क्या होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यहाँ से देखो बेटा, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है, जब ये जैसे कि एक साइकिल है था या फिर एक बॉल थी, जब वो किसी ग्राउंड के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं या चल रहे होते हैं ना, तो ग्राउंड जो है उस बॉल के ऊपर या उस बाइसिकल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाता है, जिससे उस साइकिल की और बॉल की मोशन जो है वो कम हो जाती है, वो रुक जाती हैं धीरे धीरे, और उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। देखो बेटा, मैं क्या बता रही थी कि बॉल या बाइसिकल, ठीक है, जब वो मूव कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस बाइसिकल और बॉल पर, जिनसे इनकी मोशन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि जब बॉल पर ग्राउंड फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में या बाइसिकल पर लगा रहा है, तो पहले बाइसिकल और बॉल को ग्राउंड के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है ना, उनके ऊपर चलना ज़रूरी है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स उनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? वी कैन नाउ से दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, there is a force acting between the two surfaces in contact. We call this force as the force of friction or simply the friction. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या तो मूव करता है, जैसे ये पेंसिल इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, या मूव करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं ऐसी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से फोर्स लगा रही हूँ और ये पेंसिल इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तब ये नीचे जिस सरफेस के ऊपर इस पेंसिल को चलाया जा रहा है, तो वो सरफेस बैक डायरेक्शन में इस पेंसिल के ऊपर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए मैं अपना फोर्स लगाकर पेंसिल को इधर लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना फोर्स लगाना बंद कर दूँ ना, तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स तो हर बार लग ही रहा है, लेकिन जैसे मैं चला रही हूँ तब भी लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मेरे थ्रू लगाया हुआ फोर्स ज़्यादा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तभी ये पेंसिल आगे चल पा रही है। लेकिन जब मैंने अपना फोर्स लगाना बंद कर दिया, रोक दिया अपना फोर्स लगाना, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ अकेला फोर्स हुआ जो बैक डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो रुक जाएगी फिर। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन आपके लिए एक नया वर्ड है। इसका क्या मतलब है? आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ये एक सरफेस दिखा रखा है, इस सरफेस के ऊपर ये बॉक्स रखा है, ये बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जिससे ये बॉक्स इधर जा रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ से या इस तरफ से या ऐसे ना लगकर इस डायरेक्शन में लगेगा, कि बॉक्स जो है वो वापस किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे जाएगा, मतलब रुकेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ या इधर की तरफ कहीं होकर नहीं रुकेगा, इस डायरेक्शन में रुकेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन जो कि सरफेस को ऐसे टच करके जाएगी बॉक्स के सरफेस को, वो डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है बेटा? ये देखो नेक्स्ट पेज पर है ये इस एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर आपके पास 3 ट्रे ली गई हैं। पहली ये वुड की बनी हुई है,
दूसरी आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है और तीसरी मेटल की, जैसे स्टील की बनी हुई ट्रे है मान लीजिए। 4 मैच बॉक्सेस ले ली हैं। हर ट्रे में जो 4 मैच बॉक्सेस हैं ना, उन्हें अलग अलग तरह के पेपर से रैप किया हुआ है। फर्स्ट मैच बॉक्स को सैंड पेपर से, सैंड पेपर क्या होता है, वो ब्राउन कलर का पेपर जो बड़ा खुरदरा रफ होता है। दूसरी जो मैच बॉक्स है उसे हैंडमेड शीट जो होती है ना, जो कि आप अपने आर्ट वर्क में यूज़ करते हैं, थोड़ी सी रफ़ होती है वो भी सरफेस में। थर्ड जो है एल्यूमिनियम फॉयल से, और लास्ट वाली को किसी प्लास्टिक की शीट से रैप कर दिया और फिर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया ट्रे को। सारी के सारी ये मैच बॉक्सेस जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेंगी। तो सबसे पहले कौन स्लाइड कर जाएगी? सबसे पहले जो सबसे स्मूथ है। ये बात आपने बिल्कुल अपने कॉमन एक्सपीरियंस में देखा होगा कि जो चीज़ें स्मूथ होती हैं वो एकदम से स्लाइड कर नीचे चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे स्मूथ प्लास्टिक की मैच बॉक्स होगी जिसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रैप हुई है, तो वो सबसे नीचे चली जाएगी। हर केस में देखें ये ब्राउन वाली मैच बॉक्स सबसे पीछे रह जाती है, क्योंकि ये सैंड पेपर से रैप की गई है। सैंड पेपर बहुत रफ़ होता है, खुरदरा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से स्लाइड नहीं कर पाता है। अब यहाँ से हमें क्या जजमेंट मिली है? हमें ये जजमेंट मिली है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इन मैच बॉक्सेस की मोशन को रोकेगा ना, इन्हें नहीं स्लाइड होने देगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पर सबसे ज़्यादा लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स जो मैच बॉक्स जो रफ़ सरफेस वाली थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो जितना सरफेस रफ़ होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और इन तीनों ट्रेज़ में से कौन सी ट्रे सबसे स्मूथ होगी? स्टील की, प्लास्टिक की, के वुडन। तो जो भी स्मूथ होगी, जैसे मान लीजिए बहुत स्मूथ सा प्लास्टिक है तो उस पर सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो फिसल कर नीचे चली जाएंगी। अगर ये स्टील की ट्रे बिल्कुल स्मूथ है तो सबसे जल्दी स्टील की ट्रे पर से सारी ये मैच बॉक्सेस जो हैं वो स्लाइड कर नीचे चली जाएंगी। ये बिल्कुल कॉमन एक्सपीरियंस है। देखिए जैसे कि हमने देखा होगा जहाँ पर बड़ी स्मूथ होती है, टाइल्स फर्श पर जब लगी होती हैं तो बहुत स्मूथनेस जब होती है, टाइल्स बहुत स्मूथ होती हैं, तो हमारा पैर एकदम से फिसलता है। मतलब हमारी मोशन अपोज करने वाला कोई है नहीं और हम एकदम से स्लिप करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो स्लाइडिंग है, स्लिपरिंग है, वो किस सरफेस में ज़्यादा होती है? स्मूथ सरफेस में ज़्यादा होती है। और जब सरफेस रफ़ हो जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है। अब जो आगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या हैं? देखिए बेटा, अगर मैं इस बुक को देखूं, ठीक है, तो क्या है, देखने में स्मूथ लग रही है बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल अच्छे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसमें छोटे छोटे बम्प्स नज़र आएंगे, रफनेस नज़र आएगी, ऊबड़ खाबड़ नज़र आएगी। ये बुक इस तरीके से बम्प्स नज़र आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी बोलते हैं इन्हें। ओके, अब मान लीजिए इसके ऊपर मैं अपने हाथ को मूव कराने की कोशिश करती हूँ तो मेरा हाथ भी रफ़ होगा, रफनेस तो है मेरे हाथों में भी। तो क्या होगा, मेरे हाथ के अंदर जो बम्प्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इस तरह से, ये ऊपर वाला मान लीजिए मेरा हाथ है और नीचे वाले मान लीजिए आपका ये बुक का सरफेस है। तो दोनों में जो बम्प्स है ना, तो जब मेरा हाथ इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है तो दोनों सरफेसेस के जो बम्प्स होते हैं, जो अप डाउन्स होते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, जैसे दो कॉम्स आपस में नहीं फंस जाते उस तरह से। और हम अपना जब फोर्स लगाकर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हम इस इंटरलॉकिंग को ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस वजह से होता है? क्यों एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर आसानी से ऐसे फिसल कर नहीं जा सकता है? जिसकी वजह से दो सरफेसेस के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके इंटरलॉक हो जाने की वजह से। पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स का क्या कॉज है? इट इज़ द इंटरलॉकिंग बिटवीन द रफनेस ऑफ द टू सर्फेसेज, या इंटरलॉकिंग बिटवीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द टू सर्फेसेज। मोर विल बी द रफ सर्फेस, मोर विल बी द अप्स एंड डाउन्स इन दैट सर्फेस, एंड मोर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। होता है ना इसी तरह से, अगर कोई सरफेस रफ़ है, जैसे आप अपनी छत पर चल रहे हैं, छत पर ईंटें लगी हुई होती है मोस्टली, ठीक है, टाइल्स ऐसी लगी होती हैं, उन पर आपका पैर फिसल कर नहीं जाता ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस केस में कम लग रहा है, आपकी मोशन ज़्यादा रुक रही है। और वही आप टाइल्स पर चलें तो टाइल्स पर आपका पैर एकदम से आगे स्लाइड करता है, स्लिप करता है। वो किस वजह से कर पाता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम है और आपकी मोशन कम रोकी जा रही है। समझ गए होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? ये एक बात बिल्कुल सिंपल है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब अगर जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो एक सरफेस दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स तो लगाएगा, ये बात तो हमें पता है। लेकिन कब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगाएगा? जब दोनों सरफेसेस के बीच में जो रफनेस है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी।
नेचर सरफेसेस का अगर रफ़ है तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ऑब्वियसली इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से होगी ना, ठीक है ना बात। तो अगर ये जैसे ये जो बम्प्स दिखाए गए थे ये और ज़्यादा होते तो दूसरे वाला इसमें और ज़्यादा टाइटली फंस जाता दूसरा सरफेस और निकालना मुश्किल हो जाता, तो मोशन उतनी ही कम होती, स्लो होती। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेचर ऑफ द सर्फेसेस पर डिपेंड करता है। मोर इज़ द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस, मोर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज़ द बेटा फ्रिक्शनल फोर्स और किस बातों पर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड फैक्टर को समझाने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में। इसमें क्या बताया हुआ है, ये एक बॉक्स है जो एक सरफेस के ऊपर रखा है। बॉक्स को हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर खींच रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसकी मोशन को रोकेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। हम इसे खींच कैसे रहे हैं, आप लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा। स्प्रिंग बैलेंस जो आजकल जो घर में रद्दी लेने आते हैं जो, वो भी आपको क्या करते हैं, आपके सारे न्यूज़पेपर जो कार्ड पेपर वगैरह होते हैं उन्हें एक सैक में, एक बैग में, कट्टे से में डालते हैं और वो स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे हैंग करते हैं। स्प्रिंग लगा हुआ होता है स्प्रिंग बैलेंस में, वेट के लिए यहाँ पर कैलिब्रेशंस होती हैं, मार्किंग होती हैं और जितना आपका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का उतना ही वहाँ पर स्प्रिंग आगे पहुँच जाता है और आप उस वेट को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वेट इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम लोग इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो जितना इस बॉक्स का वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खींचने में, ठीक है बात, ओके। और इसको यहाँ पर इस सरफेस पर रखा किसने हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स ने रखा हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स इसको इस तरफ जाने से रोक रहा है, ठीक है। आप इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से इसे खींचना चाह रहे हैं, लेकिन इसे कौन रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखते हैं कि कब ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स के ऊपर एक बड़ी हैवी सी बुक रख देते हैं। जब हम इस बॉक्स के ऊपर बुक रखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, मतलब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉक्स को और खींचने के लिए। कोई चीज़ ज़्यादा भारी हो गई है तो उसको उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये बॉक्स जो है ये अपनी रुकी हुई कंडीशन में ज़्यादा रहना चाह रहा है, तभी आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसे यहाँ से हिलाने के लिए, ओके। और ये अपनी ज़्यादा पोजीशन में क्यों रह पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स फिर ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो गया। ये बात तो बहुत कॉमन है, ठीक है, कि कोई चीज़ भारी है तो वो किसी सरफेस पर ज़्यादा देर पड़ी रहेगी, वो अपनी मोशन को ज़्यादा अपोज कर लेगी, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, मतलब वो फोर्स जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे सरफेस को प्रेस कर रखा है। अब अगर इस बॉक्स ने कम फोर्स लगाया हुआ था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होता और हमें अप्लाइड फोर्स पर कम लगाना पड़ता है इसको इधर खींचने के लिए। अगर ये बॉक्स भारी है, इसने ज़्यादा फोर्स से इस सरफेस को दबाया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर डायरेक्शन में ज़्यादा होगा और हमें अप्लाइड फोर्स, हमें अपनी तरफ से भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा इस बॉक्स को खींचने में। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ों से क्या जजमेंट करी कि फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। जो दो सर्फेसेज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी रफनेस है, उनमें की स्मूथनेस है। दूसरा, फोर्स प्रेसिंग द टू सर्फेसेज टुगेदर, कि कितने फोर्स से एक सरफेस ने दूसरे सरफेस को प्रेस कर रखा है, ठीक है। बाकी का मैं अगली वीडियो से बता दूँ।